नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन बैंक आपका करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो रोशन सर के द्वारा जो है आपका थर्ड एडिशन का बुक निकाला गया है और ये आपका PYQ है। जितना भी आपका बिहार एसआई का प्री और मेंस मिला करके एग्जाम हुआ है पूरा इसमें बुक का यानी एग्जाम का सेट दिया गया है। वैसे आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका सेट नंबर 19 होने वाला है। ये आपका ESI मेंस का पेपर है। ये आपका 29 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था। इसके पहले का हमने 18 सेट जो है आपका पूरा अपलोड कर दिया है। पूरा इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के सारा वीडियो रिवीजन कीजिए। और हाँ, एक बात और आप समझिएगा, इसमें देखेंगे तो आपका स्टडी नोट्स करके दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब ये 25 सेट आपका जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम अलग अलग स्टडी नोट्स लेकर के आएंगे ताकि आपका आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से भी दिक्कत न हो और आप इसको अच्छे तरीके से, चाहे आपका सेट हो चाहे आपका बिहार एसआई का एग्जाम हो, उसमें आप एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, लाइन बाय लाइन हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। दोस्तों ये आपका ESI मेंस का पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका 29 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है। देखिए जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र जो है आपका उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही आंसर होगा। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष जो है श्री ओम बिरला है। सर्वसम्मति से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का जो है उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है जिसका चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक प्रारंभ न हो जाए। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर जो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प या अविश्वास के आधार पर ही अध्यक्ष को जो है हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को संचित निधि से वेतन जो है दिया जाता है जिसका निर्धारण जो है संसद द्वारा जो है किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो प्रथम अध्यक्ष आपके जी.बी. मावलंकर तथा उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अनंत शयन अयंगर थे। अगला है कि जी.बी. मावलंकर को जो है JL नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। अगला कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। तो ये आपको हो जाएगा ध्रुवीकरण जो है आपका सही आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा ध्रुवीकरण। देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग जो है आपका 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ध्वनि तरंग के साथ जो है ध्रुवण की घटना जो है नहीं होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा मास्की एवं गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी और डी होगा। देखिए इसको समझिएगा कि अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवानप्रिय एवं प्रियदर्शनी यानी अभिलेखों में उपाधि जो है धारण किया था। मास्की यानी कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, नेट्टूर कर्नाटक एवं उदयगोलम कर्नाटक अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम अशोक का जो है उल्लेख मिलता है। आगे हमारा है बोला कि सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। भाबरू यानी राजस्थान अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है घोषित किया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के बौद्ध भिक्षु जो है उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा दी थी। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका जो है एक उदाहरण है। तो ये आपको गति का जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण जो है वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना विराम के जड़त्व का जो है उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम नियम को जो है ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बोला कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है ये आपको स्वर्णरेखा नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका झारखंड में देखने को मिलता है। विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है आपका नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है।
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो कि 979 मीटर है, जो कैरो नदी पर अवस्थित है या फिर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग या फिर गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। महानदी को ओडिशा का शोक भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ को भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से जाना जाता है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 228 जो है सही आंसर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यदि उच्च न्यायालय को यह आभास हो कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वान प्रश्न अंतर्निहित है, तो उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा लेगा और स्वतः मामले को निपटारा करेगा या उक्त विधि के प्रश्न पर निर्णय के प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को जो है लौट आएगा। चलिए अगला हमारा देखेंगे अनुच्छेद 226। इसके तहत देखेंगे तो उच्च न्यायालय रीट जारी जो है कर सकता है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण का जो है अधिकार है। अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर हो जाएगा रेटिना या फिर दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। आंख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। रेटिना दृष्टि सिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों, रूप, रंग और आकार की अनुभूति मस्तिष्क को कराती है। सामान्य आंख के लिए जो है न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होता है। 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक जो है संवेदनशील होती है। कार्निया नेत्र के बाहरी भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। देखिए नेत्रदान में कार्निया ही जो है दोस्तों दान जो है दिया जाता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। देखिए आंख के रंग का मतलब जो है आइरिस के रंग से होता है। ये आपका देखिए फिगर बना के दिया गया है। ये आपका आगे का हिस्सा होता है आंख का, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पुतली है, परितारिका ये है, और ये जो आपका बाहरी आवरण होता है ये आपका सोच और मंडल से भी संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि परितारिका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जबकि डायाफ्राम शटर के माध्यम से कैमरे में प्रकाश की मात्रा समायोजित किया जाता है। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनता है, जबकि रेटिना कैमरे में फिल्म के रूप में जो है कार्य करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृढ़ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा जो है दिए जाते हैं। चलिए अगला हमारा है कि मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि वह किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। अगला है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका पत्तियों में ऑप्शन नंबर बी होगा। प्याज एक जो है रूपांतरित तना है जिसे बल्ब कहा जाता है। प्याज के पौधे के लिए जो है पोषक तत्व जो है आपका कंद के भीतर जमा होते हैं। प्याज में संचित भोजन जो है सेल्यूलोज के रूप में संग्रहित होता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। गाजर, शकरकंद और मूली जो है जड़ का एक उदाहरण है। अगला कि पौधे का वह भाग जो भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है तना कहलाता है। यह धनात्मक प्रकाशनुवर्ती होता है। इनके 3 प्रकार जो है निम्नलिखित होते हैं, जिसे भूमिगत तना, तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने के प्रकार जिसे आप देखेंगे तो आपका कंद और आलू दिया गया है। सल्क कंद जो है प्याज, लहसुन, लिली। धन कंद की बात करते हैं तो आपका अरबी और जिमीकंद होगा। प्रकंद की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर हल्दी, अदरक, फर्न और केला होगा।
अगला है कि अर्धवायवीय रूपांतरित तने, ये पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह के ऊपर या आंशिक रूप से पृथ्वी के नीचे रेंगकर वृद्धि करते हैं। ये तने कायिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इनके निम्नलिखित प्रकार है, जैसे आपका यानी लिखा गया है ऊपरी भूस्तारी आपका दूब घास होगा, स्टोलॉन जो है आपका अरबी स्ट्रॉबेरी होगा, और भूस्तारी की बात करते हैं जलकुंभी पिस्टिया, अंतः की बात करते हैं अंतः भूस्तारी तो आपका गुलदाउदी पुदीना होगा। अगला है कि वायवीय रूपांतरिक तना, कुछ पौधों में तने का वायवीय भाग विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाता है। इनके निम्नलिखित प्रकार, जैसे स्तंभ प्रतान की बात करते हैं तो अंगूर कुकुरबीटा होगा, स्तंभ सूल की बात करते हैं नींबू बेर होगा, और पर्णाभ स्तंभ की बात करते हैं नागफनी कैक्टॉई, और पत्र प्रकलिका की बात करते हैं तो लहसुन अनानास और रतालू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बोला कि थाईपुसम त्यौहार कहाँ जो है मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार तो ये हम तमिलनाडु मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। थाईपुसम त्यौहार तमिल समुदाय के लोगों द्वारा जो है जनवरी फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को पुष्प तारा के साथ जो है संबंध जोड़कर मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान मुरुगन की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। भगवान मुरुगन को भगवान शिव का पुत्र जो है माना जाता है। उगादि त्यौहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। देखिए प्रोटीन का पाचन आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपका अमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा अमाशय। अमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस जो है स्रावित होता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सरल अणुओं से पहले पेप्टाइड तत्पश्चात पेप्टोज में तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेन में परिवर्तन हो जाता है, जो दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन का जो है पाचन कराता है या फिर करता है। अमाशय में ही लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन जो है शुरू किया जाता है। अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब अवरोधिनी पेशी द्वारा जो है नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः मांसाहारी जंतुओं में क्षुद्रांत्र छोटी होती है। क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्न्याशय से श्रावण प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्न्याशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए जो है अतिरिक्त है। अग्न्याशय अग्न्याशिक रस का श्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज जो है एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है, जिससे आंत रस स्रावित होती है। इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं की बहुआयत होती है, जो भोजन का अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जो है पहुंचाते हैं। बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा जो है बाहर कर दिया जाता है। चलिए अगला हमारा है काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है। देखिए काजू के उत्पादन के लिए देखेंगे तो आपको लेटराइट मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। उच्च तापमान और अधिक वर्षा के साथ चट्टानों की टूट फूट होने से जो है लेटराइट मिट्टी बनती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण जो है यह मृदा लाल होती है। इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है।
केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्य क्षेत्र में यह मिट्टी जो है पाई जाती है। इस मृदा में नमी धारण करने की जो है क्षमता नहीं होती है। अगला है कांवर ताल झील कहाँ पर है। देखिए कांवर ताल झील की बात करते हैं तो आपको बिहार में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कांवर ताल कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह झील जो है बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में जो है घोषित किया गया है। इस झील और इसके आसपास की आर्द्रभूमि को पक्षी बिहार दर्जा जो है प्राप्त हुआ है। गोगाबिल झील जो है कटिहार में स्थित है। और बखीरा झील, सुर सरोवर, कीथम झील, रामगढ़ ताल झील, सिरसे जलाशय और लीलोर झील आदि उत्तर प्रदेश में स्थित है। डल झील, बुलर झील, नागिन झील आदि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल, सात ताल, सप्तऋषि कुंड और सत्ताल, डोडी ताल आदि झीलें जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। चलिए अगला हमारा है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है। तो ये आपका जो है कथक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कथक का उद्भव जो है कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। प्राचीन समय में कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते थे तथा अपनी कथा को नया रूप देने के लिए नृत्य करते थे। इसी से दक्षिण भारत में कथा, कलाक्षेपण और हरि कथा का रूप जो है बना और यही उत्तर भारत में कथक के रूप में जो है प्रसिद्ध हुआ है। कथक नृत्य में पैरों में बंधे घुंघरुओं से जो ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे जो है तत्कार कहते हैं। तत्कार के द्वारा जो है नर्तक विभिन्न लयकारी एवं बोलों को प्रस्तुत करता है। कथक नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर जो है लड़ाई लड़ी थी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालिया टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को बंदी बना लिया गया। 9 अगस्त 1942 को दीपावली की रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल की चारदीवारी फांदकर जेल से फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण नेपाल के तराई के जंगल में रहकर आज़ाद दास्ता का गठन किया। सरदार नित्यानंद सिंह को आज़ाद दास्ता का निर्देशक यानी प्रशिक्षक बनाया गया। मार्च अप्रैल 1943 ईस्वी में आज़ाद दास्ता का स्थापना किया गया था। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में जो है उभर कर सामने आए थे। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर दबाव बनाकर बंदी बना लिया। जयप्रकाश नारायण को कलकत्ता भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। 1942 में आंदोलन में बिहार में सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान फुलेरा प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के जो है शिकार हो गए थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी। इसका स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस संगठन का पुराना नाम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था। यूनेस्को का स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जबकि 4 नवंबर 1946 से यह प्रभावी हुआ। इसका मुख्यालय जो है पेरिस यानी फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 मुख्यालय की बात करते हैं जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 29 जुलाई 1957 को स्थापना हुआ है। मुख्यालय जो है आपका वियना यानी ऑस्ट्रिया में स्थित है, ऑस्ट्रिया में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है किसने दिया था। तो आंसर आपको हो जाएगा अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर तथा भारत में सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक जो है माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप जो है 1829 ईस्वी में विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने का कानून जो है बनाया है। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज नामक धार्मिक संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाते हैं। देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करते हैं तो आई थिंक दिसंबर में ही मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 दिसंबर को मनाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है किया गया था। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर 2023 का थीम की बात करते हैं सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। और UNHCR का मुख्यालय की बात करते हैं जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उत्तर भारत में शक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये आपको हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन नंबर बी। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में अलवार एवं नयनार संतों द्वारा जो है किया गया था। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे। रामानंद के 12 शिष्य थे जिनमें रैदास, चर्मकार, सैन्य नाई, कबीर जुलाहा, धन्ना, जाट आदि थे। सूरदास बल्भाचार्य के शिष्य थे। ये अष्टछाप के प्रवर्तक थे। बल्भाचार्य का नाम जो है विष्णु स्वामी भी था। इन्होंने उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। स्वामी रामानंद ने पद्मावती तथा सुरसीर नामक स्त्रियों को अपने शिष्य जो है बनाया था। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है बताइएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, परामर्शी अधिकार, बी जो है सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े मामले, अधीनस्थ न्यायालयों की विधि, सारवान प्रश्न वाले मामलों की व्याख्या, संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार मूल आरंभिक अधिकार है। अनुच्छेद 323 क के तहत स्थापित अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय अधिकार के तहत उच्च न्यायालय निर्णय में जो है सक्षम है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक एवं प्रशासनिक निरीक्षण करने का अधिकार है। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए जो है प्रसिद्ध है? अब देखिए स्टेपी आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा गेहूं। स्टेपी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण जो है इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा मक्का को उत्पादन भी व्यापक स्तर पर होता है। स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इटली का लोम्बार्डी मैदान चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यूरोप में चुकंदर की खेती जो है चीनी उत्पादन हेतु जो है किया जाता है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डागर बैंक व ग्रेट फिशर बैंक विश्व जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। अगला हमारा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1887 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसका पहला सत्र की बात करते दिसंबर 1887 मद्रास में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया और बहुविवाह को विरोध प्रदान किया गया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो आपका पाटलिपुत्र जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पाटलिपुत्र। देखिए हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य की सीमा जो है उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूरब में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम की बात करते हैं तो कुसुमपुर था। कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना रखा था। औरंगजेब के काल में पटना का नाम जो है अजीमाबाद जो है किया गया था औरंगजेब के समय में। भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भूपरपट्टी में आप देखेंगे तो आपका फेल्ड स्पार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। फेल्डस्टार एल्यूमिनो सिलिकेट खनिजों के समूह में कोई भी जिसमें कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटेशियम होता है। फेल्डस्पार पृथ्वी के पपड़े के आधे से अधिक हिस्सा बनाते हैं। IUGS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस के आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण जो कि फेल्डस्पार के 2 समूहों में किया जाता है। पहला देखेंगे तो आपको हो जाएगा क्षार फेल्डस्पार और प्लागियोक्लेज फेल्डस्पार। देखिए फेल्डस्पार कठोरता, स्थायित्व और रासायनिक जंग के प्रतिरोध
में सुधार के लिए जो है एल्यूमिना प्रदान करता है। फेल्डस्पार एल्यूमिनियम का अयस्क है। फेल्डस्टार का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो आपका इतना दिया गया है। क्वार्टज का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं SiO2 होता है। क्वार्टज रासायनिक और यांत्रिक अपक्षय दोनों के लिए जो है अत्यधिक प्रतिरोधी है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो जो है आपका ऑक्सीजन है। अगला है कि बारामूला किस नदी किनारे जो है स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा झेलम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। बारामूला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है। बारामूला शहर का जो प्राचीन नाम है आपका बराह यानी वराह था। झेलम नदी का प्राचीन नाम की बात करते हैं तो आपका वितस्तता था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ आपका शहर है। चेनाब नदी का प्राचीन नाम की बात करते हैं तो आपका अस्क्री नदी था। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका जलयोजित फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। जंग को फेरिसोफेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर फेरिसोफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु एवं जलवाष्प की अभिक्रिया द्वारा इसका क्षरण होने लगता है, जिससे जो है संचरण कहते हैं। किसी धातु पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातु का भार जो है बढ़ जाता है। लोहे का वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा जलवाष्प से अभिक्रिया करके भूरे रंग का जो है हाइड्राटेड लौह ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए मोबिल, ग्रीस, पेंट, मिश्र धातु एवं जिंक की परत जो है चढ़ाई जाती है। खाद्य पदार्थ भंडारण वाले लोहे के चदरे पर भीतरी भाग में ZN की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया कर उसे जो है विषैला बना देती है या फिर बना देता है। अगला है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आपका CO गैस सर्वाधिक जहरीली, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है और यह रंगहीन तथा गंधहीन है। यह श्वसन प्रणालियों के लिए हानिकारक है। यह विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन प्रवाह को रोकने में सामर्थ है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं द्वारा उत्पन्न होती है। इसके अन्य स्रोत जैसे कोयला, आपका ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल का अपूर्ण दहन है। अगला हमारा है कि अधिकतर वाहनों में उचित रखरखाव का अभाव अथवा प्रदूषक नियंत्रण उपकरण उपयुक्त नहीं होते हैं। परिणामतः अत्यधिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा अन्य प्रदूषक गैसें उत्सर्जित होती है। CO गैस ऑक्सीजन के तुलना में 300 गुना ज़्यादा तेजी से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके संपर्क में अधिक समय तक रहने से व्यक्ति की मृत्यु दम जो है दोस्तों घुटने से हो जाती है। अगला है कि जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3-4% तक पहुंच जाती है तब रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता जो है काफ़ी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की इस न्यूनता से सिरदर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, तंत्र की आवेग न्यूनता, हृदय वाहिनी में तंत्र व्यवस्था आदि की विसंगतता हो जाती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO गैस क्लोरीन से अभिक्रिया कर फास्जिन गैस बनाता है। CO गैस के उपयोग जैसे वाटर गैस CO+H2 एवं प्रोड्यूसर गैस CO+N2 के निर्माण में, नीली लौ की प्रकाश प्राप्त करने में इत्यादि। अगला आपका है कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़। देखिए कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना जैसे छत्तीसगढ़ कोरबा, लारा, सीपत। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं रिहंद, दादरी, टांडा, ऊंचाहार। बिहार की बात करते हैं बरौनी, बाढ़, कहलगांव। उड़ीसा की बात करते हैं तलचर, कनिहा और दरलीपाली होगा। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। भारत के राज्यों में कोयले के भंडार में झारखंड अग्रणी है एवं उत्पादन की बात करते हैं छत्तीसगढ़ अग्रणी है। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है,
तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो आपका लोहा गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। देखिए, जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे जो है गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं क्योंकि इससे कार्बन का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होता है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बैटरी आदि गैस गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जो है आते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये आपका NaHCO3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है, अतः इसका उपयोग केक, पेस्ट्री, पकौड़े इत्यादि बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस से संतृप्त करके बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का श्वेत चूर्ण जो है कम विलय होने के कारण जो है पृथक हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चर्म रोग में मंद प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का उपयोग जो है अग्निशामक में प्रयोग को फ्लूपी बनाने में, केक, बिस्किट और पेट की अम्लीयता को दूर करने में जो है आदि में काम आता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? ये आपको जो जलोढ़ पंख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। नदी जब परिवर्ती क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में नीचे उतरती है तो भूमि के ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण जो है नदी अपने साथ प्रवाहित बड़े बड़े बालू, कंकड़, पत्थर आदि को पर्वत पाद पर निक्षेप यानी जमा करने लगती है, जिससे जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु कहते हैं। इस तरह के देखिए आपका फिगर दिया गया है। आगे क्या है देख लेते हैं। आगे देखेंगे तो यह आपका यह भू आकृति नदी को प्रौढ़ावस्था में निर्माण भू आकृति है। मैदानी क्षेत्र में मंद ढाल के कारण जब नदी किसी अवरोध को अपराजित करने के बजाय अपना मार्ग ही बदल लेती है तो इस भू आकृति को सर्पाकार नदी या फिर नदी विसर्प मिएंडर कहा जाता है। यह अपर्दन और निक्षेपण दोनों क्रिया से बनती है। हिम के साथ में मिले हुए बालू, कंकड़, पत्थर को हिमोड मोरेन कहते हैं। यह हिम के निक्षेपण से निर्मित होती है। अगला है कोरापुट, निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, उड़ीसा का कालाहांडी तथा कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। झारखंड के पलामू तथा लोहरदगा में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र जैसे गुरु, महिसानी, सुलेपत और दल्ली, राजहरा, नोआमुंडी, भावनगर आदि। कॉपर तांबा का प्रमुख क्षेत्र जो है आपका घाटशिला, अलवर, भूटांग, गंटूर और मलाजखंड क्षेत्र आदि है। अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं नेल्लोर, कोडरमा, गया आदि है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी जो है प्राप्त करता है? तो ये आपको हो जाएगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक जाड़े के मौसम में जो है बारिश करता है। अगला कि जब पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर आता है तो इनकी नमी बारिश और बर्फ के रूप में जो है बदल जाती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाड़े में वर्षा होती है। यह जाड़े में वर्षा रबी फसलों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ से स्खलन, धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि और ठंडी लहरों में क्षति की उठानी होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है अधिक वर्षा होने से या फिर होने की स्थिति में रबी फसलों की जो है भारी क्षति पहुंचती है। अगला कि सदीकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ये आपको जगह उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। इस पुरास्थल का उत्खनन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2005 में करवाया गया था। यह महाभारतकालीन स्थल है। इसके उत्खनन से रथ, महिला कंकाल, धनुष, शाही ताबूत तथा सिंधु सभ्यता कालीन कब्रों का प्रमाण मिला है। यहाँ से 177 मानव कंकाल के प्रमाण मिले हैं। सिनौली गांव सिंधु सभ्यता कालीन
स्थलों की सूची में सबसे नवीनतम स्थान है। अगला है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा जो है किस में होता है, तो ये आपका इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। इथाइल अल्कोहल C2H5OH को ग्रीन अल्कोहल भी कहा जाता है। एथाइल अल्कोहल का निर्माण जो है स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन द्वारा होता है। अगला है कि एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर शर्करा के किण्वन से प्राप्त करने की यह पुरानी विधि है। शराब बनाने के लिए अंगूर, शर्करा तथा ईस्ट प्रमुख स्रोत होते हैं। जबकि अंगूर पक जाते हैं तो उनके शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तथा उनके ऊपरी सतह पर ईस्ट उत्पन्न हो जाती है। जब अंगूरों को जो कुचला जाता है तो शर्करा एवं एंजाइम संपर्क में आते हैं तथा किण्वन आरंभ हो जाता है। किण्वन अवयवीय स्थिति यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है। किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। उत्पन्न अल्कोहल की मात्रा जो है 14% से अधिक हो जाने पर जाइमेज की क्रिया जो है संदमित हो जाती है। यदि किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है तो वायु की ऑक्सीजन एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है, जिससे अल्कोहलिक पेय का स्वाद जो है नष्ट हो जाता है। एथेनॉल के सेवन का प्रभाव जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। मध्यम मात्रा में यह निर्णय जो है आपका क्षमता पर प्रभाव डालती है। अल्कोहल की अधिक सांद्रता मिलती है और बेहोशी लाती है। उच्च सांद्रताओं में यह स्वतः श्वसन क्रिया में बाधा डालती है और प्राणघातक हो सकती है। 100% एथाइल अल्कोहल युक्त अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। पावर पेट्रोल में 95% पेट्रोलियम तथा 5% जो है एथाइल अल्कोहल होता है। शराब एवं शराब बनाने के सभी विषयों के अध्ययन को ओनोलॉजी कहा जाता है। एंजाइम जीवित कोशिकाओं से परिशुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में प्राप्त किए गए, परंतु प्रयोगशाला में पहला एंजाइम 1969 में संश्लेषित किया गया था। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण जो है आपका निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है, जैसे इक्षु शर्करा प्रतिलोमन इन्वर्टेज एंजाइम इक्षु शर्करा यानी सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। और ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल एवं CO2 में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन माल्टोज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। यूरिया का अमोनिया एवं CO2 में अपघटन यूरिएज एंजाइम इस अपघटन को जो है उत्प्रेरित करता है। चलिए अगला हम देखेंगे। अगला आपका है कि जठररस का pH मान क्या होता है, तो ये आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए। आमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि ऑक्जेंटिक सेल से जठररस का स्राव होता है। आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। जठर ग्रंथि में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जैसे पहला जो है आपका म्यूकस का स्राव करने वाले श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका पैप्टिक या मुख्य कोशिकाओं को प्रोएंजाइम पेप्टिनोजेन स्राव करती है। तीसरा देखेंगे तो आपका भित्ति या फिर ऑक्सीटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जो है आवश्यक है स्रावित करती हैं। जठर रस के श्रावण की मात्रा जो है 1.5 से आपका 2 लीटर प्रतिदिन होता है। जठर रस का pH मान जो है आपका 1.5 से 2.5 अम्लीय होता है। जठर रस में उपस्थित श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तन का स्नेहक और अत्यधिक सांद्रित HCl से उसका बचाव करते हैं। HCl में पैप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम जो है तैयार करता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक है। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती है। प्रोटीन का सर्वप्रथम जो है पाचन आमाशय में ही होता है। आमाशय में भोजन जो है 4 से 5 घंटा जो है संग्रहित करता है। आमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह जो है मिल जाता है, जिससे जो है काइम कहते हैं। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, तो आपका चतुष्फलीय होता है। ऑप्शन नंबर बी।
श्वेत फास्फोरस या पीली फास्फोरस P4 की संरचना चतुष्फलकीय होती है। श्वेत फास्फोरस एक पारभासी श्वेत मोमी ठोस है। यह एक विषैला जल में अविलेय परंतु कार्बन डाइऑक्साइड में विलेय होता है तथा अंधेरे में दीप्त होता है। अक्रिय वायुमंडल में यह उबलते हुए NaOH विलयन में घुलकर PH3 देता है। श्वेत फास्फोरस कम अस्थायी तथा सामान्य परिस्थितियों में दूसरी ठोस व्यवस्थाओं से अधिक क्रियाशील होता है। यह वायु में तेजी से आग पकड़कर P4O10 के सघन श्वेत घूम देता है। P4 अणु चतुष्फलकीय है जिसमें जो है 4 फास्फोरस परमाणु ससंयोजक बंधन द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। P4 चतुष्फलक में फास्फोरस परमाणुओं के बीच निर्बल वांडर वाल्स बल होता है, अतः श्वेत फास्फोरस अन्य अवरूपों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। यदि अति ज्वलनशील होता है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर जो है आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील गुण के कारण ही इसे जो है जल में रखा जाता है। इसका उपयोग यह पटाखा बनाने में, धूम्र बम एवं बहुत सारे दवाइयों में किया जाता है। यह जो है स्फुरी दीप्ति उत्पन्न करता है। लाल फास्फोरस का उपयोग जो है माचिस के तिल्ली बनाने में होता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सा है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चावल उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु की फसल है। चावल के फसल हेतु भूमि समतल, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। चावल भारत की प्रथम और विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। विश्व का धान का कटोरा थाईलैंड को तथा भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य एवं कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। बिहार का धान का कटोरा जो है रोहतास को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो आपका मनीला यानी फिलीपींस में है। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सल्फा ड्रग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सल्फा ड्रग यह एक रासायनिक पदार्थ है जो पहली बार जीवाणुओं की रक्षा के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया था। सल्फा ड्रग नामक एंटीबायोटिक का निर्माण जो है 1935 में गर्गहार्ड डोमगर्ग में किया गया था। एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया के विरुद्ध उपचार हेतु जो है कारगर होता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया जो पेनिसिलियम नोटिटस नामक कवक से प्राप्त किया गया था। अगला है क्लोरेम फेनिकॉल एंटीबायोटिक का निर्माण जो है 1947 में किया गया था। ट्रेटासाइक्लिन एंटीबायोटिक का निर्माण जो है 1948 में किया गया था। कोई भी पदार्थ जो किसी रोग को अभिज्ञानित करने, रोकने, आराम पहुंचाने तथा उपचार के उपयोग में काम आता है औषधि कहलाता है। इसके लिए जो है प्रकार दिया गया है निम्नलिखित। जैसे ज्वरनाशक की बात करते हैं, ज्वरनाशक तो ये शारीरिक दर्द तथा बुखार उतारने में लाभदायक है, जैसे एस्पिरिन, क्रोसिन, पैरासीटामोल और नोवलजीन हो जाएगा। पीड़ाहारी की बात करते हैं, इन औषधियों का उपयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है। एस्पिरिन एक पीड़ाहारी दवा है। निषेचक संवेदना को कम करने में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्लोरोफार्म, निद्रा हेतु वेरोनल और सल्फोनल, डाइजीपॉम आदि दवाओं का उपयोग किया जाता है। और क्या दिया गया है? ट्रैंक्विलाइजर्स। ये औषधियाँ केंद्रीय नाड़ी संस्थान के उच्च केंद्रों पर प्रभाव डालती हैं और कुछ समय के लिए चिंताओं को दूर करती हैं, जैसे लुपिनल और इक्वेनिलर आदि। प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। ये शरीर के घावों को धोने और नष्ट करने में सहायक होते हैं, जैसे क्लोरामिन, फिनोल और टिंक्चर, आयोडीन, मर्क्यू, क्रोम, पोटेशियम परमैंगनेट और मर्क्यूरिंग क्लोराइड और एक्रीफ्लेविन आदि होगा। और क्या दिया गया है? जर्मनाशी। ये वे पदार्थ हैं जो रोगाणुओं, फंगाई और वायरस को नष्ट कर देते हैं, जैसे DDT 2,4 और एंड्रिन और स्टेप्टोसाइक्लिन, पैराथिनॉल, ये सब आपका जो है दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी लचीला है?
तो ये आपको हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का प्रत्यारोहित बल को हटाने से वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्था कहलाता है। यदि किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का गुण नहीं होता है तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। ठोस पदार्थ की प्रत्यास्था अंतर आणविक बल अधिक होने के कारण जो है अधिक होती है। विरूपण बल की वह सीमा जो है जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है उसे जो है प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप विरूपक बल के बराबर तथा बल की दिशा में प्रत्यायन बल विकसित होता है। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम है? तो ये आपको जगह एक्स किरणें का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका तरंगदैर्घ्य जो है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है गामा किरणों की होती है। यदि किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराया जाता है तो यह एक तरंग उत्पन्न करता है जिसके संचरण की दिशा इन क्षेत्रों के लंबवत होती है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रेणियों या दो क्रमागत इस तरीके से आपका दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला हमारा क्या है देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है 41 नंबर देख लेते हैं। देखिए 41 है, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत जो है पहली बार किया गया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ए सही आंसर होगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को वर्तमान में भारतीय रेलवे के नाम से जाना जाता है और जिसका मुख्यालय जो है बम्बई यानी अब मुंबई के बोरी बंदर, बाद में विक्टोरिया टर्मिनल और वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST में है। भारत में पहली बार रेल जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर जो है चलाया गया था। 16 अप्रैल को भारतीय रेल जो है परिवहन दिवस जो है मनाया जाता है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना जो है 1849 में किया गया था। इस कंपनी ने 1850 में बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम जो है शुरू किया था। भारत में दूसरी ट्रेन 15 अगस्त 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच जो है चली थी। कोंकण रेलवे की शुरुआत जो है 26 जनवरी 1998 में हुआ था। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो ये आपको हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रण भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार वार्षिक विनियोजन लेखा और केंद्रीय वित्त लेखा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर संसद में प्रस्तुत की जाती है। महालेखा परीक्षक सरकारी व्यय के संवितरण एवं सरकारी आय के संग्रहण के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं का संचालन करती है। महालेखा का कार्यकाल वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था। 1866 में इस पद का नाम जो है बदल करके नियंत्रक महालेखा परीक्षक और 1854 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में पुनर्निर्मित जो है किया गया है। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी। संविधान यानी भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है परंतु संघीय लक्षण संविधान में विद्यमान है। अगला कि शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, द्विसदनात्मक संघीय व्यवस्था एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रमुख संघीय लक्षण। संघात्मक व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। लिखित संविधान में संघ की व्यवस्था लिखित दस्तावेज के आधार पर ही होती है। यदि इसे सर्वोच्चता हासिल न हो तो संघ व इकाइयों के बीच समझौता विश्वसनीयता नहीं रह जाता। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है, याद रखिएगा। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए जो है बाध्य किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये आपका किया गया था। 44वां की बात करते हैं तो 1978 द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है। अगला कि लौरिया आर्यराज क्या है? तो ये आपको हो जाएगा स्तंभ लेख है। ऑप्शन नंबर ए।
सम्राट अशोक ने जो 7 राजा ज्ञाय है ना स्तंभ लेख पर खुदवाया था, उसमें एक स्तंभ लेख लौरिया अरिराज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर शेर की आकृति है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। रुमुंदेई स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। अगला है कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है क्या, तो इसको जो है बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के प्रभावित हिस्सों से कोशिकाओं या ऊतकों का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। बायोप्सी सर्जरी के द्वारा जो है डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी की संभावना को कम करते हैं। अगला है कि बायोप्सी सर्जरी 5 प्रकार के होते हैं, जैसे मोन मैरो बायोप्सी यह मानव शरीर के हड्डी में निर्मित या फिर मानव हड्डी में किया जाता है। एंडोस्कोपी सर्जरी मानव शरीर में किसी ऊतक की स्थिति का पता लगाने हेतु यह सर्जरी की जाती है। निडल बायोप्सी त्वचा के ऊतक को इकट्ठा करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। स्किन बायोप्सी त्वचा कैंसर को रोकने हेतु स्किन बायोप्सी किया जाता है। सर्जिकल बायोप्सी ऊतक के असामान्य हिस्सों को निकालने हेतु यह तकनीक अपनाई जाती है। और मृत शरीर के जांच को ऑटोप्सी कहते हैं। प्रसान्य कोशिकाओं को कैंसर नवद्रवित कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक जो है कैंसरजन कहलाते हैं। एक्स किरण और गामा किरण जैसे आयनकारी विकिरण और पराबैंगनी जैसे आयनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे जो है आपका नवद्रव्यीय रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजनक फेफड़े के कैंसर जो है मुख्य कारक होते हैं। कैंसर अभिज्ञान ऊतक की जीवूती परीक्षा और ऊतक विकृति अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थिमज्जा परीक्षण पर आधारित है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का प्रयोग, सीटी और एमआरआई जैसे तकनीकों का बहुत उपयोगी है। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का समूह जो है बना लेते हैं। इसे जो है कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इन तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में दोस्तों आपका किया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वाजनित त्वरण का मान पूछ रहा है, तो ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बढ़ता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है, त्वरण कार्य करता है, तो यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। अतः इस त्वरण की पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इससे जी से सूचित करते हैं। जी के मात्रक वही है जो त्वरण के मात्रक हैं। देखिए, मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण जो है त्वरण लगता है, अतः इसे जी निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिणाम जो है एफ द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका देखिए लिखा गया, आप अच्छे से समझिएगा इसको। अगला के ध्रुव पर जी का मान महत्व होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान जो है न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगी तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा, अर्थात जी का मान जो है 0 हो जाएगा। परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये आपका सूर्य प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का आंतरिक स्रोत सूर्य है। परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उष्म गति के सिद्धांत के आधार पर होता है।
एक इकाई क्षेत्र में पाई जाती है। जैविक एवं अजैविक घटकों के पारंपरिक अंत संवर्धों द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। सूर्य से प्राप्त भौतिक ऊर्जा को उत्पादक रासायनिक ऊर्जा में तथा उपभोक्ता ऊष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण एकल दिशा में होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव जो है सीधा होता है। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में जो है प्रयुक्त होता है। पादप एवं प्रकाश संश्लेषण सक्षम जीवाणु सूर्य की विकिरण ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करते हैं। पादप केवल 2 से लेकर के 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का ग्रहण करते हैं। अर्नीज नेस ने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देखेंगे तो आपको कोलकाता में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। वन अनुसंधान संस्थान मुख्यालय देहरादून में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जबलपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोराहट में स्थित है। और इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका बेंगलुरु में स्थित है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। माथाटीला बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। अगला कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो आप देखेंगे तो 22 भाषा को किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा शामिल थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला हमारा है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाओं जैसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 22 यानी सभी 22 अधिकारित भाषाओं में हिंदी भाषा जो है अधिकांश भारतीय द्वारा जो है बोली जाती है। भारतीय संविधान में आप देखेंगे तो आपका 17 अनुच्छेद है ना, आपका 17 भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भारत की राजभाषा का जो है उल्लेख किया गया है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चाय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु राज्य जो है आपका तीसरा सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है चाय के लिए। चाय एक पेय पदार्थ है। इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ जो है पाया जाता है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। कॉफी बीज से प्राप्त होता है। इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानूनों को तोड़ने के लिए जो है हुआ है? तो ये आपको जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों ये आपका इस आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को गांधी जी की डांडी मार्च के साथ हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। गांधी जी मार्च हेतु अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल लगभग 385 किलोमीटर यानी 240 मील की यात्रा जो है 24 दिन में तय करके जो है डांडी पहुँचे। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक कानून को जो है भंग किया। डांडी मार्च के दौरान अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर गांधी जी के साथ था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किए थे। वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे जो है संबंधित है? तो ये आपको जाएगा सड़क परिवहन से, ऑप्शन नंबर ए होगा। वृहद ट्रंक मार्ग का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कालांतर में
अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया के सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम और उत्तरापद भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वितेक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इगा स्वितेक पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका सिंगापुर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च हुआ है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। CAIT ने यानी 15 मार्च 2021 को ई दुकान की शुरुआत की है। अगला है कि IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? तो ये आपको हो जाएगा पाई बीम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। इस बाइक का नामकरण जो है आपका पीमो किया गया है। गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों, जो कि कवि के रूप में, जैसे गुलजार देहलवी का मूल नाम जो है आपका पंडित आनंद मोहन जुत्सी था और वे उर्दू जगत के प्रमुख शायर और कवि थे। इनका निधन जो है 12 जून 2020 को हो गया था। इसमें देखेंगे तो मैथ प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहां से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका यहाँ से 71 नंबर देखेंगे। बोला कि मेकिंग ऑफ ए जनरल द हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे कोलंस है ना, कोनसम हिमालय सिंह, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि सीलम और इन्फ्यूजर्स जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका है पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर बी होगा। सीलम वायुमंडलीय संरचना के लिए एक एकीकृत मॉडलिंग प्रणाली है और इन्फ्यूजर की बात करते हैं तो पर्यावरण संबंधित जानकारी फ्यूजन सेवा है। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे क्या थे? तो ये आपके हो जाएंगे लेखक, ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का तो ए सही आंसर होगा। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे तो आपका रुद्रम 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। DRDO द्वारा रुद्रम 1 को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप यानी अब्दुल कलाम द्वीप से अक्टूबर 2020 में सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से प्रक्षेपित किया गया। रुद्रम 1 का मैक नंबर 2-3 के बीच में है। रुद्रम मिसाइल किसी भी सिग्नल रेडिएशन को पकड़ सकती है और रडार पर लाकर उसे जो है नष्ट करने में सक्षम है। अगला है कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा बौद्धिक संपदा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अक्टूबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जो है जागरूकता लाना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 275 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपका भारतीय संविधान भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। भारत में केंद्र और राज्यों के मुख्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता को मुख्य सिद्धांत जो है माना गया है। अगला है कि अनुच्छेद 276 के तहत वित्तीयों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर टैक्स लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 278 के अंतर्गत कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख में राज्यों के करार का जो है उल्लेख है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। इसरो ने उत्तर प्रदेश में IIT BHU में एक शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया है।
इसरो की स्थापना से पूर्व 1962 में ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है हो चुकी थी। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर हैं? तो आपको यंग आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को यह पुरस्कार तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु जो है दिया गया है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। सरसों को वानस्पतिक नाम देखेंगे तो आपका ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस हो जाएगा। सरसों क्रूसीफेरी कुल का द्विबीजपत्रीय एक वर्षीय शाक जातीय पौधा है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपको बीकानेर में पड़ता है। अगला कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा पल्लावरम में, ऑप्शन नंबर ए। पुरापाषाण काल संस्कृति के अवशिष्ट सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका गुफा खोज जो है 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा जो है किया गया था। भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में जुलाई 2003 में जो है घोषित किया था। ये भी आपका सही है। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी जो है सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो आपका 10%, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता की बात करते हैं तो राम सुभग सिंह हो जाएंगे। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर से। देखिए, नवपाषाण काल में कृषि के आविष्कार से लोगों के जीवन यापन में स्थायित्व आया है। नवपाषाणकालीन लोगों के अस्थायी बसने के प्रमाण के रूप में बुर्जहोम को गर्तावास का साक्ष्य है। जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम गर्तावास में मलिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिला है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ है। नवीन खोजों के अनुसार लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य जो है वाला राज्य स्थान है। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका भाग 11 का अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र सरकार विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 248 आई में यह प्रावधान है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के अधीन है। अवशिष्ट विषय का प्रावधान कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। संसद संघ सूची और अवशिष्ट सूची संघ सूची और अवशिष्ट शक्ति के अलावे विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून जो है बना सकती है। लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा की बात करते हैं तो 15 होते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं तो आपके 7 होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों में जो है शामिल नहीं किया जाता है। इस समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? तो आंसर आपको हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर बी होगा। तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल की स्थापना गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने किया था और बलबन का मूल नाम की बात करते हैं बहाउद्दीन था। बलबन के दामाद नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ये इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा है राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? तो मौत की सज़ा जो है माफ़ कर सकता है, गलत है, जो कि मौत की सज़ा दोस्तों आपका राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है सिर्फ। बाकी राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, सही है।
और वे राज्य का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ जो है नहीं हैं। देखिए, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार प्रदान करती है। राज्यपाल पद का सृजन अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया गया है। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख अनुच्छेद 154 के अंतर्गत बनाया गया है। और राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का हिस्सा होते हैं। वे विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा सत्र के आहूत करते हैं, सत्रावसान सत्र का खत्म होना करते हैं और विधानसभा का विघटन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के समाधान से संबंधित है। यह आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, यह भी आपका मैथ का ही है। दोस्तों, ये हमारा भी देखेंगे तो सेट आपका समाप्त होता है। उसके बाद देखेंगे तो आपका अलग से नोट्स दिया गया है, जो इसको हम जब सेट हमारा समाप्त हो जाएगा 25 सेट, तो हम इसको जो है अलग से लाने का प्रयास करेंगे। तो पूरा हमने जो है ये आपका मेंस का पेपर था, तो आपको पता है 20 क्वेश्चन आपका जो है मैथ प्लस रीजनिंग का होता है। तो हमने जो है इसको स्किप कर दिया है। बाकी जो जीके था मैंने लाइन बाय लाइन पूरा डिस्कशन के साथ देखा है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही 1 या फिर 2 दिन पे इसको लाते रहेंगे ताकि आपका वीडियो भी आप देख लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।